हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। मेरा नाम कनिका है और हम यहाँ पे सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। एचपी सेट लाइफ साइंसेस की तैयारी कर रहे हैं। आई होप मैंने जितना पहले पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। हम सेल मेम्ब्रेन तक ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं इट इज़ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने टाइप्स याद रखने हैं और हर टाइप के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और जो मेन पॉइंट है कि एटीपी यूज़ होता है नहीं होता है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी कि कौन से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आएंगे। ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें याद रखने वाली होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, बिना टाइम गवाए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब मुझे पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है। सेल वो साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म को अलग करती है। लेकिन बेटा सेल ने सर्वाइव भी करना है। जैसे ही इंसान को सर्वाइव करने के लिए चीज़ें खाना चाहिए होता है और हम अपने शरीर से वेस्ट बाहर निकालते हैं, वैसे ही सेल को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने बाहर के एनवायरनमेंट से, मतलब एक्सोप्लाज्म से चीज़ें चाहिए होती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है या कोई और चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। ये इन एंड आउट ऑफ जो मटेरियल है इसी को हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। इन टाइप्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, पहले आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है बेटा, सेकंड इज़ योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे इनके टाइप्स लिखे हुए हैं, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। फिर आपके आयन चैनल्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आपका वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसका अलग से टॉपिक आएगा। फिर एक आपका बल्क ट्रांसपोर्ट का टॉपिक आएगा जिसमें आपका एक ही बारी में खूब सारी चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी जो मूवमेंट है ना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बेटा, वो उसकी साइज और पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विद द फर्स्ट टाइप। ठीक है, सबसे पहले है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबसे ईजी और सबसे बेसिक वाला। ठीक है, कि मेरी सेल मेम्ब्रेन से मैंने चीज़ अंदर या बाहर भेजनी है, वो मैं कैसे करूँ, हम कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर मैंने बेटा कोई काम करवाना है, मैंने कोई चीज़ करनी है, तो मुझे पता है मुझे उसके लिए कोई ना कोई रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेल के अंदर है, सेल को कोई काम करना है तो उसको एटीपी की ज़रूरत होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें पैसा नहीं लगता, फ्री फंड में चीज़ें होती हैं, अकॉर्डिंग टू द डाउनहिल मूवमेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होता। बाकी जितने हम टाइप पढ़ेंगे मेजॉरिटी सब में एटीपी चाहिए होता है, मेजॉरिटी सब में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ये रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी यूज़ नहीं होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज योर सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक एक करके हम समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेट्स से ये क्या बोल रहा है कि एक जगह मेरे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, एक जगह मेरे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक बैलेंस बनाने के लिए, एक इक्वलिटी बनाने के लिए, जो मेरे 10 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो बराबरी करने के लिए 10 मॉलिक्यूल्स मेरे मूव करेंगे 5 वाले की तरफ, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब 7.5 एक साइड और 7.5 एक साइड बराबर हो जाएंगे तो पता है वो इक्वलिटी बन गई है, तो अब मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी तरीके की डिफ्यूजन्स जो है 2 तरीके की होती हैं बेटा। फर्स्ट इज योर सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसको पढ़ते हैं। इसमें बेटा आपकी मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही आपके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, मतलब डायरेक्टली मेरी सेल मेम्ब्रेन को पास करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब यहाँ कोई प्रोटीन चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़े, यहाँ कोई वैसे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है। और ये कैसे चलता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउनहिल। डाउनहिल कैसे, मुझे पता अगर मेरे पास, मैं ऊंचाई पर हूँ, मेरे पास यहाँ ज़्यादा हाइट है तो मैं हाइट से नीचे जाना ज़्यादा आसान है। अपहिल मूवमेंट क्या है, नीचे से ऊपर चढ़ना। ठीक है, यहाँ पे मैं कम ऊंचाई से ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, अपहिल मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डाउनहिल मूवमेंट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब
डाउनहिल मूवमेंट का मतलब होता है ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन। सबसे पहली चीज़ है साइज। जितना छोटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर है, जितना छोटा साइज इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होगा उतना ज़्यादा जो है वो इजीली जा पाएगा, ठीक है। स्मॉलर द साइज ईजी विल बी द मूवमेंट ऑफ योर पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये इन्वर्स जो है फॉर्मूला फॉलो करता है। जितना छोटा सॉरी जस्ट फॉर अ मिनट, जितना छोटा आपका साइज, जितना छोटा डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा, ठीक है। और जितना ज़्यादा साइज उतना कम, क्योंकि सेल में बड़े साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से मूव करना मुश्किल हो जाएगा, छोटा साइज होगा इजीली चला जाएगा। साइज जो है इन्वर्स फार्मूला फॉलो करता है। हाइड्रोफोबिसिटी, कि कितने हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स ना बेटा हाइड्रोफोबिक्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स जो जितना हाइड्रोफोबिक होगा, जितना ज़्यादा पानी से डरेगा उसका डिफ्यूजन रेट उतना ज़्यादा होगा। ये डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है फॉलो करता है। वैसे ही पार्टीशन कोफिशिएंट बताता है कि आपके पोलर और नॉन पोलर पार्ट में कितना डिफरेंस है, ठीक है। पार्टीशनिंग इन ऑयल एंड पार्टीशनिंग इन वाटर, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट भी बेटा आपका डायरेक्ट जो है, इसको के बोलते हैं, बस आपने याद रख लेना है। के से हम इसको बताते हैं कि नॉन पोलर और पोलर में कितना डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा पोलैरिटी और पोलर और नॉन पोलर में, उतना इजीली जो है वो डिफ्यूज़ करेगा। और जितना कम डिफरेंस होगा, ठीक है, जो जितना ज़्यादा नॉन पोलर होगा वो उतनी इजीली वो जो है मूव कर पाएगा। जो जितना कम इनमें डिफरेंस होगा, डिफरेंस बताता है पार्टीशन कोफिशिएंट, उतना कम डिफ्यूजन रेट होगा। ये आपने याद रख लेना है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को आपने मार्क कर लेना है, ये आपने याद कर लेना है स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मैं पैसिव डिफ्यूजन की बात करूँ तो मेरे मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में बताया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई, सबसे पहले कौन मूव करेगा, आपकी गैसेस मूव करेंगी। क्योंकि गैसेस क्या है, एयर बबल्स है और इनका साइज सबसे छोटा है। हमने क्या पढ़ा, जिनका साइज जितना छोटा उतना फास्ट डिफ्यूजन। तो सबसे पहले आपकी गैसेस मूव करेंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो स्मॉल नॉन पोलर, जो सबसे छोटे साइज के नॉन पोलर होंगे, ठीक है। पहले तो गैसेस ईजिली मूव कर जाएंगी, उसके बाद नॉन पोलर में जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास करेंगे, और उसके बाद आपके स्मॉल पोलर अनचार्ज्ड, ऐसे जिनमें पोलैरिटी है लेकिन अनचार्ज्ड है, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, लाइक वाटर, यूरिया, इथेनॉल, ये आपके उसके बाद में जाएंगे। उसके बाद लार्ज पोलर अनचार्ज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसे जाएंगे, थ्रू रिसेप्टर्स। ये यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ हमें क्या चाहिए होते हैं, यहाँ हमें ट्रांसपोर्टर्स चाहिए होते हैं, इनके लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे लास्ट में बेटा आपके पोलर मॉलिक्यूल, जितना भी चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो सबसे एंड में जाएगा। मतलब आयंस निकालना सबसे मुश्किल काम है, सबसे आसान है गैसेस निकालना। गैसेस के बाद नॉन पोलर छोटे साइज वाले, उसके बाद छोटे साइज के अनचार्ज्ड, और उसके बाद लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, और आयंस तो सबसे एंड में जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, स्क्रीनशॉट है, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे कैसे आ जाता है। बस क्या याद रखना है कि ये एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है कि पहले कौन सी चीज़ जाएगी, बाद में कौन सी चीज़ जाएगी, उसके बाद में कौन सी चीज़ जाएगी, और ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। आपने इसके एग्जांपल्स याद रख लेने हैं, ठीक है। आ जाता है कि ये दिया होता है कि ये चीज़ है, अब बताओ कि मूवमेंट सबसे पहले कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद बताओ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। Now let us come to the second type of diffusion, that is your facilitated diffusion. वर्ड से ही क्लियर है, फैसिलिटेटेड, इसको फैसिलिटेट करना है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज जाएगा ये भी डाउन हिल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन ये खुद से मूव नहीं करता है, इन्हें हेल्प चाहिए होती है, फैसिलिटेट करना पड़ता है, इनको हेल्प की ज़रूरत है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इनके थ्रू अभी हम देख लिया, उसमें हमारी गैसेस चलेगी। मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो जाते हैं।
यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिफ्यूजन ही है, क्योंकि ग्लूकोज बाहर से आता है अंदर जाने के लिए, जहाँ ग्लूकोज कम है वहाँ ये मूव करेगा। एटीपी नहीं चाहिए, ये भी डाउनहिल मूवमेंट करते हैं और इनको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या है? ट्रांसपोर्टर्स है। मतलब ट्रांसपोर्टर्स, ये ट्रांसपोर्टर्स क्या है बेटा? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जो हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे ना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। ये वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमेशा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करेगा। इसमें आपने एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट, जो प्रोटीन हेल्प करते हैं, दैट इज योर ग्लूट। ग्लूट का फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज से ग्लू और ट्रांसपोर्टर से टी, ग्लूट वहाँ से आया, ठीक है। अब ये ग्लूट क्या है बेटा? ये 12 अल्फा हेलिकल स्पैन है। ये वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो 12 बार हमने देखा था ना, अल्फा स्पैन्स पढ़े थे हमने पिछले लेक्चर में। ये 12 अल्फा हेलिकल स्पैन्स के होते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं, इसके 5 आइसोमर्स होते हैं। अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के बॉडी के ऑर्गन्स या सेल्स में 5 तरीके के ग्लूट होते हैं। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5, ठीक है। एंड दे आर यूनिपोर्टर्स। यूनिपोर्टर्स क्या है बेटा? ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यूनि मतलब एक, पोर्टर मतलब मूवमेंट। ये हमेशा एक्सोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ही आपका ग्लूकोज लेके जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने याद रखना, मतलब यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इनिशियली ये मेरा एक्सोप्लाज्म है, ये मेरा साइटोप्लाज्म है, ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है। एक्सोप्लाज्म में मेरे ग्लूकोज पड़े हुए हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आते हैं और ये बाइंड कर जाते हैं मेरे इस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर के साथ। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर है, ये जो आपका बीन शेप्ड है, दिस इज योर ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ये से बाइंड करता है। ये जैसे ही बाइंड करता है बेटा, ये इसकी शेप में फ़र्क डालता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है इनकी बाइंडिंग से एक चीज़ होती है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। याद रखना, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, एक सिंगल से काम नहीं होगा। इसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। इस प्रोटीन का, इस ग्लूट ट्रांसपोर्टर का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। पहले ये बाहर से खुला था, एक्सोप्लाज्म की साइड से ये खुला था। इनके बाइंड करते ही क्या होगा? ऊपर से बंद हो जाएगा, एक्सोप्लाज्म वाली साइड से बंद हो जाएगा और आपका इसमें साइटोप्लाज्म वाली साइड से ओपन अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ग्लूकोज जो है अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के ट्रांसपोर्टर्स को हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। अच्छा, ग्लूट का एक चीज़ आपने याद रखना है बेटा, लिवर में कैसे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज इन लिवर। लिवर में बात करते हैं। लिवर में बेटा आपका ग्लूट 4 काम करता है। यहाँ लिखा नहीं है बट जो आपका काम करता है ग्लूट 4। ये अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, तो लिवर में क्वेश्चन आ जाता है, लिवर में कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है? यू विल टिक ग्लूट 4, ठीक है। अब लिवर में कैसे ये काम करता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। होता क्या है कि ब्लड में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, क्योंकि खाना टूटता है, खाने की एसिमिलेशन होती है, हमारा ग्लूकोज बढ़ता है। तो ग्लूकोज जैसे ही बढ़ता है, ग्लूकोज जाके पेनक्रियाटिक सेल्स को बोलता है, पेनक्रियाटिक के बीटा सेल्स को बोलता है कि बेटा अब इंसुलिन बनाओ, ठीक है। इंसुलिन बनाओ, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज और इंसुलिन का रिलेशनशिप है। इंसुलिन जाता है, इंसुलिन को कौन बना रहा है? पेनक्रियास का बीटा सेल्स। इंसुलिन लिवर सेल्स के पास जाता है और लिवर सेल्स को बोलता है कि मेरी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा आ गया है, इतने ग्लूकोज की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमने एटीपी नहीं बनाना है। तो ये इंसुलिन जो है हमारे लिवर सेल्स के ऊपर क्या है, एज अ रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे जाके बाइंड करता है और सिग्नल देता है। और सिग्नल जो है, ग्लूट क्या होता है, जनरली कैसे प्रेजेंट होता है? जब तक ग्लूकोज लेवल कम है, जब तक सिग्नल नहीं आया, ग्लूट के जो रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर ही होते हैं। ग्लूट रिसेप्टर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसमें वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सिग्नल आया कि भाई ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये रिसेप्टर्स मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्लूकोज के रिसेप्टर्स, ये आपके ग्लूट रिसेप्टर्स जो है सेल मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जैसे लिवर सेल में आ गया, इसको अपने अंदर ले आएंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर सेल्स में ले आएंगे, वहाँ पे ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना देगा और ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी। अब ग्लाइकोजन में क्यों बेटा? ग्लूकोज जो है ना इंस्टेंट एटीपी देता है, हमें पता है, ठीक है।
अब जब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है बहुत ज़्यादा है तो उसको बॉडी जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ग्लाइकोजन क्या है, उसको संभाल के रख लेती है, स्टोर करके रख लेती है। जैसे मेरे पास बहुत खाना है, कुछ मैं खा लूँगी, बाकी मैं क्या कर दूँगी, स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ग्लाइकोजन बनाना जो है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं। ग्लाइकोजन बनाना वो क्या है, ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म वर्जन है, और इसको कौन करता है, लिवर सेल्स करते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्टर हेल्प कर रहा है, GLUT4। इस तरीके से आपके ग्लूट रिसेप्टर्स जो है काम करते हैं। Now let us come to the second type, that is your active transport। थोड़ा सा लेंथी है पर आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंड टाइप ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस या मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का टाइप है। एक्टिव क्या है, एक्टिव से ए, एक्टिव से एटीपी याद रखना है। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। ये वो है जहाँ पे बेटा हमें पैसे देने पड़ते हैं, एटीपी देना पड़ता है, एटीपी के बिना काम नहीं बनता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ कैसी है, मूवमेंट होगी अगेंस्ट, आपको अपहिल मूवमेंट होगी, कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, पैसिव में क्या है, जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से कम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ कम मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 10 हैं। ठीक है, हो सकता है 10 वाले को और ज़्यादा की ज़रूरत हो, तो कम से ज़्यादा की तरफ जब मूव करेगा तो ऐसी मूवमेंट को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अपहिल मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे भर भर के एटीपी का यूज़ होगा, यहाँ भर भर के प्रोटीन्स का यूज़ होगा। ठीक, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं, पी क्लास पंप, वी क्लास पंप, एफ क्लास पंप, एबीसी सुपर फैमिली। ठीक है, डिटेल में मैंने यहाँ बताया है, बहुत डिटेल नहीं करेंगे, बस हमने इसके एग्जांपल्स और कैसे काम कर रहा है वो हमने देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ए टाइप, दैट इज योर पी क्लास पंप। इसको पी क्लास पंप क्यों बोलते हैं बेटा, क्यों, ये पी का मतलब है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ऐसी पंप्स, ठीक है, ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। यहाँ पी की तरह लिख रही हूँ मैं, PO4 को पी की तरह शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जहाँ ऐड होगा, इस तरीके की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम पी क्लास पंप्स बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन अकर्स एट एस्पार्टेट रेजिड्यू ऑफ ATPase पंप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पी क्लास पंप। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एट एस्पार्टेट, ये याद रखना है। ठीक है, एस्पार्टेट क्या है बेटा, हमारे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, मूवमेंट हो रही है, हमें पता है हमारी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो कर रहे हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट हम बोलते हैं, ये एक अमाइनो एसिड होता है। इस अमाइनो एसिड पे अगर फॉस्फेट ग्रुप पे ऐड हो, अब यहाँ से ही पहला क्वेश्चन कि कौन से अमाइनो एसिड पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी योर एस्पार्टेट या एस्पार्टिक, एक ही चीज़ है, एस्पार्टेट बोल दीजिए, एस्पार्टिक एसिड बोल दीजिए। अगर आपके एस्पार्टेट पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ATPase ऑफ प्रोटीन ऑफ ATPase पंप। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं और ऐसे पंप्स को हम पी क्लास पंप बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना यहाँ ATP यूज़ होगा। ठीक है, और जहाँ ATP यूज़ होगा, पैसा अब हमने लेना है तो हमने इस ATP को तोड़ना भी है। एनर्जी निकलती है जब ये ATP टूटता है और ये बनाता है ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये चीज़ याद रखना है। और इस ATP के टूटने को कौन तोड़ता है, ATPase पंप। ठीक है, एज वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ATP को तोड़ने वाला पंप। ठीक है, ये यहाँ से आपका ये चीज़ है। इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप, आपका हाइड्रोजन कैल्शियम पोटाशियम पंप और आपका कैल्शियम ATPase पंप। ठीक है, एक एक करके इनको अब हम पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट वन इज योर सोडियम पोटाशियम पंप। ये बेटा सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आगे भी आएगा, शायद टॉपिक आएगा, ये आता ही आता है। बस आपने कैसे याद रखना है कि सोडियम और पोटाशियम ATPase पंप इज योर पी टाइप पंप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेरा एक्सोप्लाज्म है, ये मेरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, मेरे सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट है और पोटाशियम मेरा सेल के बाहर प्रेजेंट है, और मैंने इनका बैलेंस करना है। होता क्या है कि जो 3 मेरे एक्स्ट्रा सोडियम है बेटा, ओके, ठीक है, 3 सोडियम जो है वो साइटोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा है वो जाके मेरे इस ट्रांसपोर्टर इस प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं। 3 सोडियम चाहिए मुझे। ठीक है, और जैसे ही ये सोडियम से बाइंड करते हैं, क्योंकि सोडियम अंदर ज़्यादा है, जब सोडियम अंदर ज़्यादा है तो वो इससे बाइंड करेंगे। इसके बाइंड करने के बाद
मेरा एटीपी पंप एक्टिवेट हो जाएगा, एटीपी टूट के एडीपी बनाएगा और एक फॉस्फेट ग्रुप मेरा फ्री हो जाएगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जाके बाइंड कर जाता है मेरे इस प्रोटीन के एस्पार्टेट रेजिड्यू पे, ठीक है। एस्पार्टेट जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे बाइंड कर जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है मेरी सोडियम की एफिनिटी कम हो जाती है और पोटेशियम की एफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरे 3 सोडियम साइटोप्लाज्म की साइड से बाइंड किए थे वो निकल के कहाँ चले जाएंगे, बाहर एक्सोप्लाज्म में चले जाएंगे, और उसके बदले मेरे 2 पोटेशियम, याद रखना 2 पोटेशियम एक्सोप्लाज्म से कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 3 सोडियम बाहर गए, इसके बदले 2 पोटेशियम अंदर आए, ये खत्म होते ही मेरा फॉस्फेट ग्रुप खुद से डीफॉस्फोराइलाइज हो जाएगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। इस टाइप के पंप को हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम जनरेशन ऑफ मसल वो वाला दिखेंगे, वहाँ पे ये डिटेल में ये पंप आएगा। अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम पंप में क्या करना है कि 3 सोडियम साइटोप्लाज्म से जाते हैं और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन एक्सोप्लाज्म से अंदर आते हैं। यही से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी को घुमा के 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, या ऐसे पूछेंगे कि 2 सोडियम अंदर आए कि 3 पोटेशियम अंदर आए, सोडियम साइटोप्लाज्म से गया कि एक्सोप्लाज्म से गया, इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है 3 सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म गोज आउट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड 2 पोटेशियम कम्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सोप्लाज्म। क्लियर है, दिस इज योर सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखना है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया है। जो आपने एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है उसी को यहाँ पे डायग्राम में बना दिया। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, मतलब एटीपी यूज़ होता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम कई मेडिसिन होती हैं, आउबिन और डाइजॉक्सिन करके, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ये बाइंड टू द एक्सोप्लाज्मिक साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप और ये स्टेबलाइज कर देते हैं इसको, मतलब कि जो E2P जो फॉस्फेट जब ऐड करता है ना आपका बेटा फॉस्फेट ग्रुप, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये 2 वो मेडिसिन हैं जो इस प्रोसेस को रोकती हैं, ठीक है। ओबेन एंड डाइजॉक्सिन स्टॉप्स दिस प्रोसेस। ये एक्सोप्लाज्मिक साइड पे जो है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको वहीं पे स्टेबलाइज कर देते हैं, इसको हिलने नहीं देती, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो रिलीज ही नहीं पाता। जो 3 सोडियम मेरे यहाँ बाइंड हुए थे वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं साइटोप्लाज्म की वजह से, जिसकी वजह से मेरा सोडियम और पोटेशियम ग्रेडियंट हिल जाता है, ठीक है। तो कौन इसको रोक रहा है, इसको रोक रहा है आउबिन एंड डाइजॉक्सिन, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ पीक क्लास पंप, दैट इज योर प्रोटोन पोटेशियम पंप। ये बेटा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट है। आपने बस याद रखना है, हमें पता है मेरे पेट के अंदर HCl बनता है। ये HCl कैसे बनता है, HCl मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, pH लो, pH कम होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे ही खाना सिग्नल आता है, ठीक है, खाने का सिग्नल आता है तो मेरे जो पेट की लाइनिंग होती है, पेट की अंदर की जो लाइनिंग है, स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम मेरे इसके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, मेरा पोटेशियम को बाहर करते हैं, हाइड्रोजन को मेरे पेट के ल्यूमन में भेजते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन प्लेट के ल्यूमन में और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि खाना आया है, खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए, हमें पता है डाइजेशन के लिए HCl चाहिए, तो HCl के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन मतलब हमें लो pH चाहिए। वो कैसे होगा, फूड सिग्नल की तरह काम करता है, आपकी ये पंप एक्टिवेट हो जाता है, ये P टाइप पंप, क्योंकि यहाँ पे ATP भी यूज़ होता है, ठीक है, ATP यूज़ होता है, आपका पोटेशियम अंदर आता है और एक हाइड्रोजन बाहर जाता है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन होती है, आपका pH कम होता है, ठीक है। ऐसे आपका ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप काम करता है, पेट में काम करता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जेंटेक, पेप्सिड, टेगामेट, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो इस एसिड की फॉर्मेशन को रोकती हैं, ठीक है। लेट्स से कई बार हार्टबर्न हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, आपने जेंटेक मेडिसिन सुनी होगी, डाइजीन सुनी होगी, ठीक है, वो इन्हीं के सॉल्ट से बनी होती हैं, ठीक है। जेंटेक, पेप्सिड, टेगमेंट, ये एसिड फॉर्मेशन को रोकते हैं। ये जो फूड के रिसेप्टर्स हैं एपिथेलियल सेल्स को, उनको रोकते हैं। और आपको पता है एसिड से हार्टबर्न होता है, ज़्यादा एसिड बनता है, तो ये उस हार्टबर्न को भी रोकती हैं, ठीक है। एक मेडिसिन है आपकी प्राइलोसेक, ये बेटा इस पंप को रोकती हैं, इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। जेंटेक, पेप्सिड, टेगमेंट और प्राइलोसेक्स, ये आपने मेडिसिन के नाम याद रख लेने हैं।
Now let us come to the last type of your P class pump, that is your calcium ATPase pump. ठीक है, ये कहाँ होता है बेटा? ये हमारा होता है मसल सेल्स में, सार्कोलेमा में और SCR। जो मसल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं और मसल सेल्स में होते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा, जनरल कंडीशन में क्या होता है ना, जब नॉर्मल हमारा मसल काम नहीं करती है तो साइटोप्लाज्म में हमारा जो कैल्शियम होता है ना, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन 1 माइक्रोमीटर से कम रहता है। तो हमारा जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो मसल सेल्स का होता है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के सारे कैल्शियम को अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेता है। ठीक है, SCR में सारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। वो क्या बोलता है कि साइटोप्लाज्म में 1 माइक्रोन से कम जो है आपके कैल्शियम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मसल ने काम करना है, मसल को एक्टिवेट करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वो हम देखेंगे मसल एक्टिवेशन का जब टॉपिक आएगा फिजियोलॉजी में। तो क्या होता है, इसको टीटीब्यूल बोलते हैं, सार्कोलेमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको जैसे ही सिग्नल आता है, सिग्नल आने पे ये जो कैल्शियम है ये रिलीज हो जाते हैं इस SCR से, ये रिलीज हो जाते हैं हमारे SCR से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और मेरे जो कैल्शियम ATPase पंप जो है वो सार्कोलेमा पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कैल्शियम को रिलीज करते हैं सार्कोलेमा के बाहर। ठीक है, क्योंकि आपकी मसल्स को जो है हेल्प करनी होती है। और ये बहुत लंबा मेरा एक चेन ऑफ रिएक्शन चालू हो जाता है जिसमें ये कैल्मोडिल नाम के एक प्रोटीन से बाइंड करता है, इसलिए इसको कैल्शियम कैल्मोडिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, डिटेल इसकी हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से आपके चेन ऑफ रिएक्शन यूज होती है। अभी के लिए क्या याद रखना है कि कैल्शियम ATPase पंप किस में प्रेजेंट है, सार्कोलेमा में है। नॉर्मल कंडीशन में सारा कैल्शियम ल्यूमन में आपके SCR में प्रेजेंट होता है। जैसे ही सिग्नल आता है तब ये रिलीज करके सेल के बाहर, मसल सेल के बाहर इन्हें भेज देते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने P क्लास पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कर लिए। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट 3 टाइप का 1 बाय 1। आपका मेजर हो गया, अब इसको छोटे छोटे को खत्म करते हैं। सेकेंड इज योर V क्लास पंप। V वर्ड आता है बेटा, V वर्ड आता है वैक्यूल से और V वर्ड आता है वेसिकल से। ठीक है, ऐसे पंप जो किस में प्रेजेंट है, या तो वैक्यूल्स में प्रेजेंट है, ये गलत है बेटा, ठीक है, या वेसिकल्स में। वेसिकल्स क्या होता है, सेल में डिफरेंट टाइप के वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये गोले गोले जो है ये लाइसोसोम्स हो सकते हैं, ये एंडोसोम्स हो सकते हैं, ये आपके पेरोक्सिसोम्स वगैरह आपके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल्स को, जो गोले गोले वाले ऑर्गेनल्स हमारे सेल में प्रेजेंट है, उनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। वी किस में, वैक्यूल्स और वेसिकल्स में। किसके वैक्यूल्स में, प्लांट वैक्यूल्स में होंगे, ईस्ट फंजाई के वैक्यूल्स में होंगे। वेसिकल्स एंडोसिटिक वेसिकल, लाइसोसोम या ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, या हमारे ओस्टियोक्लास्ट याद रखना है। वी क्लास पंप हमारे ओस्टियोक्लास्ट बोन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट बोन सेल्स, बोन ब्रेकिंग सेल्स। ये क्या होता है, इन्हें पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भी ATP यूज करते हैं क्योंकि एक्टिव एनर्जी है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट होता है और ये इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन जैसे जैसे मूव करेगा, याद रखना कि हम कीमो वाली सिंथेटिक या केमियोस्मोटिक थ्योरी आती है, इस केमियोस्मोटिक थ्योरी, उसमें हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन की मूवमेंट जो है ना बेटा, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट करती है। वो सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे लेवल पे -70 मिलीवॉट या वो जो है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो है कॉज करती है। ठीक है, वैसे ही ये हाइड्रोजन की मूवमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर है। एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, एक देखेंगे लाइसोसोम और एक देखेंगे ओस्टियोक्लास्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स की बात करें बेटा, नॉर्मली जैसे एंडोसिटिक वेसल, जैसे ही खाना हमारे सेल में आता है, ये सेल ने खाना लिया है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मेरी, ठीक है, ये मेरा सेल है। ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ। जैसे ही सेल में खाना आता है, एंडोसिटिक वेसल्स में ये येलो येलो खून आपका फूड है। ठीक है, सेल में ही मेरा प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट है। जब तक खाना नहीं आया, लाइसोसोम जब तक एक्टिव नहीं है बेटा, इसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये वो है जो बेटा खाना पचाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सेल का जो खाना है उसको पचाने में ये कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो खाने को तोड़ रहे हैं और उनको तोड़ के एक्टिव करेंगे। तो इनएक्टिव फॉर्म में आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं, जिनका pH जनरली 7 to 7.5 होता है। लेकिन जैसे ही आपका कोई फूड से एंडोसिटिक वेसिकल आता है, ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक सेकेंडरी लाइसोसोम बना देते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है कि जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है बेटा, इसके ऊपर जो V क्लास पंप है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जितना भी साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है वो इस लाइसोसोम में जाना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से
हमारे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसका पीएच कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही उसका पीएच कम हो जाता है तो मेरे जो ये एसिड हाइड्रोलाइजेस जो इनएक्टिव फॉर्म में थे वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे याद रखना वी क्लास पंप में 2 हाइड्रोजन ही सेल के अंदर जाते हैं, एक टाइम पे 2 हाइड्रोजन अंदर जाते हैं। ये एसिडिक हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एसिड हाइड्रोलेज क्या करते हैं, इस फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं हमारे सेल के अंदर। तो इस तरीके से वी क्लास पंप जो है हेल्प करता है। एक चीज़ आपने एक्स्ट्रा याद रखनी है बेटा, अगर मैं सेल का सारा ही सेल साइटोप्लाज्म का सारा ही हाइड्रोजन अंदर ले लूँ तो उससे क्या होगा, मेरी सेल की क्या है वो इसका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का रेशियो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको कंपनसेट किया करने के लिए एक क्लोरीन और नाइट्रेट पंप चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको वी क्लास पंप को चालू करने के लिए आपके क्लोरीन और नाइट्रेट पंप चालू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कि बाहर से एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस को अंदर डालते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा बाहर नेगेटिव, क्योंकि बाहर से तो पॉजिटिव कम हो गए पर बाहर नेगेटिव ज़्यादा रह गए, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का बराबरी रखनी है, तो बाहर की जो एक्स्ट्रा नेगेटिव है वो भी लाइसोसोम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन की ज़रूरत है और इस तरीके से जो है वो कंपनसेट करते हैं इस पीएच के बैलेंस के लिए। आई होप आपको लाइसोसोम तक समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं ओस्टियोक्लास्ट पे, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट जो है बेटा, ये वो सेल्स होते हैं जो बेटा हमारी बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी कहते हैं। बोन के साथ बीच में हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में ये साइड साइड में लगे होते हैं। जनरली ऐसे हमारी हड्डियों को ख़त्म नहीं करते हैं जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम रिजर्व हमारी बोन्स में ज़्यादा होता है। बॉडीज़ में जब कैल्शियम कम हो जाता है तब ये सेल एक्टिवेट होते हैं, और जैसे ही ब्लड में लो कैल्शियम ड्रॉप हो गया ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाते हैं। ये जो आपने ये लाइन है ये बेटा आपकी बोन बनाई हुई है, ये आपकी बोन की, ठीक है। क्या करते हैं, ये सेल में एटीपीएस एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे ही वो एटीपी टूट के एडीपी बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है ये रिलीज करते हैं बोन्स में। हाइड्रोजन, ये सेल्स जो है हाइड्रोजन आयन जो है, क्योंकि ये सेल के साथ चिपके हुए हैं, ये बोन्स के अंदर हाइड्रोजन आयन भेजेंगे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना लो पीएच, और लो पीएच से क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन होती है, वो एसिडिक हो जाता है। जो आपकी बोन्स में कैल्शियम है वो डिसॉल्व हो जाता है आपकी बोन्स में से, और आपकी बोन्स वहाँ उस जगह से गलने लग पड़ती हैं, ठीक है। वहाँ आपकी जो बोन्स हैं वो हल्की हल्की गलने लग पड़ेंगी। उस एरिया का जितना भी कैल्शियम होगा वो एक सॉस जैसा बना देता है, कैल्शियम सॉस नहीं सॉस बना देता है, और यहाँ से जो कैल्शियम है रिलीज होकर ब्लड में चला जाता है। अब हमारा जो है ब्लड कंपनसेट हो जाता है अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम कम हो तो, ठीक है। ये हो गया आपके ओस्टियोक्लास्ट। नाउ लेट अस कम टू द एफ क्लास पंप, थर्ड टाइप ऑफ पंप्स फ्रॉम योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले में। एफ क्लास पंप भी सिमिलर होते हैं वी क्लास पंप के, ठीक है, हाइड्रोजन की तरह, लेकिन याद रखना ये डाउनहिल मैनर में काम करते हैं। अभी तक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा कि ये कैसे काम करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अपहिल जा रहे थे, ठीक है। लेकिन एफ क्लास पंप में इट इज़ डाउनहिल, ज़्यादा से कम में मूवमेंट किसकी होती है, हाइड्रोजन की होगा, हाइड्रोजन एग्जैक्ट सेम लाइक योर वी क्लास पंप, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये डाउनहिल कंसंट्रेशन मैनर में काम करेंगे। इसमें एग्जांपल आता है बेटा हाइड्रोजन एटीपीएस एक्टिविटी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री में आपका ये वाला एटीपी जनरेशन पढ़ेंगे कि एटीपी बनता कैसे है, ठीक है। तो इन सब में ये जहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, जब हमारा एटीपी बनना चालू होता है ना, ठीक है, एटीपी जब बनते हैं, यहाँ तो हम एटीपी तोड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के टाइम पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, चाहे आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनमें ये काम करता है। यहाँ मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका ये काम करता है। आपने बस यहाँ पे अभी के लिए एग्जाम्पल याद रखने हैं, डिटेल में ये सब हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टाइप ऑफ योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप, दैट इज योर ABC सुपर फैमिली। ABC क्यों, A फॉर ATP, B फॉर बाइंडिंग, C फॉर कैसेट, ठीक है। ऐसे आपके ट्रांसपोर्टर्स, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं बेटा, ABC सुपर फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो इनका फुल फॉर्म है ATP बाइंडिंग कैसेट। कैसेट क्यों, बिकॉज ये कास्केड करते हैं और इसमें ATP रिक्वायर्ड है। ये सबसे पहले बेटा कैंसर सेल में जो है डिस्कवर किए गए थे
कैंसर सेल में एक डिस्कवरी जो उसको की गई थी, दैट वाज योर MDR ABC सुपर फैमिली। सुपर फैमिली क्यों? क्योंकि इसके बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। हमने कुछ मेजर यहाँ 2-3 पढ़ने हैं, ठीक है। MDR को, इसको मैं आपको पढ़ाती हूँ कि ये कैंसर सेल में कैसे हुआ। ये कैंसर सेल है। जैसे ही एक एग्जाम्पल ये भी है कि आपको पता है कि कैंसर में आप नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करते हैं, आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है या आपको रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। मेडिसिन उतना काम नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं काम करती हैं? यहाँ पे ये ABC सुपर फैमिली के आपके जो है ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं। ये ड्रग है। जैसे ही आपने किसी सेल में ड्रग डाला, हमने खाया, वो सेल में ड्रग गया, होता क्या है, ये ड्रग जो है, ये MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है, ये ड्रग रेजिस्टेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इस ड्रग को तोड़ देते हैं सेल के अंदर, और ये क्या करते हैं, ड्रग को निकाल देते हैं वैसा का वैसा ही सेल से बाहर, ठीक है। तोड़ के इस सेल से बाहर जो है ये ट्रांसपोर्टर्स निकाल देते हैं। ट्रांसपोर्ट आउट एनी मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल। जो भी मॉलिक्यूल्स हम सेल के बाहर डालेंगे, MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ABC ट्रांसपोर्टर्स जो है, ये क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उस मेडिसिन को तोड़ देते हैं और उसको सेल से बाहर, उसको सेल को लगने ही नहीं देते, सेल से बाहर पहले निकाल देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है बेटा, ट्रांसपोर्टर्स को लेके, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, सिर्फ ABC सुपर फैमिली में नहीं, जितने भी हम इसमें ट्रांसपोर्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स में, ये बेटा मल्टीमेरिक होते हैं। जैसे कि पी क्लास पंप में याद रखना, मल्टीमेरिक क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ हमने पिछले लेक्चर में की थी, या तो अल्फा प्रोटीन्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, या तो बीटा होते हैं, बोरिन्स जहाँ पे हमने पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा ये मल्टीमेरिक होते हैं, ये अल्फा और बीटा दोनों से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल इज योर पी क्लास पंप, इसमें 2 अल्फा की चेन होती है, 2 बीटा की चेन होती है। तो पेपर के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पी क्लास पंप में सब यूनिट्स क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन पे 2 ऐसी हैं और 2 ऐसी हैं, ठीक है। ABC ट्रांसपोर्टर्स में एक आधी चीज़ जो और हमने याद रखनी है, लिवर सेल्स में, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो हम मेडिसिन खाते हैं ना बेटा, जनरली हमारी मेडिसिन को जो हमारे लिवर के सेल्स हैं ना, वो प्रोसेस करते हैं। जो हम जनरली मेडिसिन खाते हैं तो हमारे लिवर के सेल्स उनको प्रोसेस करते हैं। लिवर सेल में जो मेरा ABC ट्रांसपोर्टर है, दैट इज योर MDR2, नाम याद रखना है। सेक्रीट कंपोनेंट इनटू बाइल फॉर ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेरी इनर साइड है सेल की, ये मेरी आउटर साइड है। यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ठीक है, ये मेरी आउटर साइड है, इसको थोड़ा सा यहाँ ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई मेडिसिन, मेरे ड्रग मेरे लिवर सेल में गई, ये लिवर सेल है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन है, आउटर साइड है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लिपेज मॉडल याद करते हैं। फ्लिपेज एंजाइम क्या करता है, इस ड्रग को बोलता है मैंने तुम्हें यूज़ नहीं करना है, तो ये इसको फ्लिप कर देता है इधर से बाहर वाली साइड, और ये यहाँ से बाहर डायरेक्ट निकल जाता है। यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लिपेज एंजाइम काम करता है, और डायरेक्ट आपको पता है लिवर से सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, बाइल डक्ट में, बाइल में जाती हैं, और आपका जो मेडिसिन है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो आपका बाइल डक्ट में थ्रू बाइल बाहर निकल जाता है। फ्लिपेज मैकेनिज्म याद रखना है, किसमें होता है, लिवर सेल्स में। और कौन सा आपको ट्रांसपोर्टर काम याद हेल्प करा रहा है, दैट इज योर MDR2। ABC ट्रांसपोर्टर का टाइप है, दैट इज योर MDR2। इस तरीके से लिवर सेल्स में भी मेडिसिन काम नहीं करती हैं कैंसर के केस में, ठीक है, बाकी इस जगह पे आपका काम कर जाता है। और जो लास्ट आपका बेटा एग्जाम्पल, जो सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज योर पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स भी एक टाइप के आपके वेसिकल्स होते हैं। पेरोक्सिसोम जब हम आपके सेल ऑर्गेनल्स डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पेरोक्सिसोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। पेरोक्सिसोम का बेटा एक मेजर जो काम आता है, दैट इज बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और एक ऑक्सीडेशन करते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या, हमारे इस बॉडी में इतने सेल पर हम मेडिसिन चीज़ें खाते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्या होते हैं हमारी इस बॉडी में जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, ऑक्सीडेंट्स क्या है बेटा, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं। इतनी सारी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रही हैं, लाखों करोड़ों एक टाइम पे चल रही हैं, तो उसमें कई बार फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस में जाके, हमारे सेल में इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, घुस जाते हैं और उस प्रोसेस को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होता है। तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ऑक्सीडेंट्स इनको हम बोलते हैं, इनको अपने अंदर लाके उनको ख़त्म करता है, ठीक है, या उनको स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि वो किसी और प्रोसेस में जाके घुसे ना और हमारी सेल की उस प्रोसेस को ख़राब ना करें, ठीक है।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है। दूसरा पेरोक्सिसोम जो एक एक्टिविटी करता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड्स जिनकी 22 या इससे भी ज़्यादा जो लंबी कार्बन चेन है उनकी ऑक्सीडेशन करता है, और जो ट्रांसपोर्टर्स ये यूज़ करते हैं डेट इज़ बेटा ABCD1 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये क्या है, ये एक आपका वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड से पेरोक्सिसोम में जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टर करवा रहा है ABCD1 करवा रहा है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट आ जाए, अगर लेट से आपका ABCD1 काम करना बंद कर दे, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो क्या होगा? तो इसकी वजह से जितने भी आपके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, वो आपके साइटोसोल, आपके साइटोप्लाज्म में ही रह जाएंगे, क्योंकि उसको पेरोक्सिसोम क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है बेटा डेट इज जेल्ड, एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, नाम याद रखना है, जिसकी वजह से सेल में आपके एक्स्ट्रा जो आपके सेल है, सेल में बहुत लंबे लंबे फैटी एसिड चेन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सेल में दिक्कत आना लग पड़ती है। बीमारी क्या है? एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। लास्ट जो है, इसी में ABC सुपर फैमिली का एक एग्जाम्पल है ABCA1। ठीक है, ABCA1 में अगर डिफेक्ट आ जाए तो बीमारी होती है टेंजियस डिजीज। आपने बस बीमारी का नाम याद रखना है। और इसमें क्या होता है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ज़्यादातर क्या कोलेस्ट्रॉल, उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रॉपर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से सेल में डिफेक्ट आता है। अभी तक हमने 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, पैसिव एंड एक्टिव। यही लेंथी था। ठीक है, इसके बाद आपके 3 टाइप के और पढ़े हैं, आयन गेटेड, आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट, और आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे सुपरफिशली पढ़ाया है। ठीक है, डिटेल में ये टॉपिक आपके बाद में भी आते रहेंगे। तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।